टाइप 1 की क्वेश्चन में हमारा क्या था कि हियर पोटेंशियल एनर्जी मीन्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दूसरा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी and vice versa. So let us do some simple questions. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, द ब्लॉक sliding from A rises up to C, neglecting friction, find AB by BC। AB by BC हमें पता करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है। ए से स्लाइड करना शुरू किया और सी तक पहुंच गया, मतलब यहाँ पर उसका काइनेटिक एनर्जी 0 था। यहाँ तक चढ़ा और आगे नहीं गया, मतलब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 है। सो देयर इज नो गेन इन काइनेटिक एनर्जी एज kinetic energy at A is equal to kinetic energy at C is equal to 0। तो आप कहोगे potential energy at A is equal to potential energy at B। Why? Because there is no gain in kinetic energy, so no loss in potential energy। तो इसका मतलब हुआ अगर ये हाइट h है तो ये हाइट भी h ही होगा। चलो हम इसको H2 कहते हैं, इसको H1 कहते हैं, मतलब mgh1 is equal to mgh2। I am taking ground as reference, so h1 is equal to h2, so simple। but h1 by AB is sin 60, so it is AB sin 60। H2 by BC is sin 30, so it is BC sin 30। तो AB by BC क्या हो गया? सबको समझ में आ गया, sin 30 by sin 60 and that is 1 by root 3। एकदम दिमाग लगाने वाली क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या दिया है? एक पेंडुलम है जिसका लेंथ L है, इसको 60 डिग्री एंगल से रिलीज कर दिया गया, तो ये ऐसे आया और थ्रेड आके यहाँ पर किसी एक दूसरे नेल में फंस गया, जो नेल इससे L/2 नीचे था, फिर ये मुड़ गया। पूछा है क्या होगा एंगल थीटा। द पेंडुलम oscillates between P and Q। Find
थीटा, बाकी सारा चीज आपको दिखाया गया है। आपको थीटा पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन नंबर 3, find u for which the block rises up to B on the smooth plane। ये A से आया B तक चल गया, ठीक है। ये आपको करना है, आप लोग कर सकते हो, मैं समय नहीं खराब करना चाहता हूं तो मैं करना चाहूंगा। P से Q तक ये ऑसिलेट कर रहा है, थीटा पूछा है, मतलब यहां पर इसका काइनेटिक एनर्जी 0 था और यहां तक आया ऐसे, तो यहां पर भी तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, मतलब यहां पर जितना पोटेंशियल एनर्जी यहां पर उतना ही पोटेंशियल एनर्जी। मैं किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले सकता हूं। अगर ये लेंथ को मैं रेफरेंस ले लूंगा तो यहां से ये जितना नीचे होगा ये उतने ही नीचे होगा, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, इन मोशन फ्रॉम P to Q there is no gain in kinetic energy, ठीक है। so potential energy at P must be equal to potential energy at Q, that is माइनस mgh2। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इसको रेफरेंस ले आओ, आप किसी को भी रेफरेंस ले सकते हो, इज इक्वल टू माइनस mgh1, मतलब h1 इज इक्वल टू h2, मतलब h1 क्या है, ये L है, h1 क्या है, L cos 60, h1 क्या है, ये पूरा लेंथ L cos 60, H2 क्या है, L/2 प्लस H2 क्या है, ये प्लस ये कितना है, L/2 cos थीटा, ठीक है। थोड़ा सिंपलीफाई करके देखें तो L cos 60 L/2, L/2 0 हो गया है ना, L/2 cos थीटा L/2 प्लस L/2 cos थीटा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, L/2 प्लस L/2 cos थीटा ये हो गया, तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा ना। हाँ वही तो देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ ये L/2 ऐसे हुआ, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला, L/2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब थीटा इज 90 डिग्री। सिंपल है, पूरा 90 डिग्री तक चलेगा। दूसरा केस में फाइंड U फॉर विच द ब्लॉक राइजेस अप टू B। तो सॉल्यूशन क्या है, एनर्जी तो रास्ते में हर जगह बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A must be equal to potential energy at B plus kinetic energy at B। आप किसी को भी रेफरेंस ले लो, A में पोटेंशियल एनर्जी mgh है,
काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर है, बी में एम जी 2h है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यू का वैल्यू मिला √2gh। कितना सिंपल है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड वेलोसिटी gained by the chain by the time it leaves the table। क्वेश्चन नंबर 5। Find velocity of 2 kg when it moves up by 3 meters। अब 6 kg नीचे जाएगा, 2 kg ऊपर जाएगा। जब ये 3 मीटर ऊपर जाएगा तब उसका वेलोसिटी क्या हुआ होगा। Here as it slips, जब ये फिसल के इस पोजीशन में आ जाएगा तब तक उसका कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। पहले कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, रेस्ट में था, वहां से फिसलना शुरू किया तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ। मान लो कि पूरा चेन का मास नहीं दिया है, वो एस्यूम m, पूरा का पूरा चेन मूव कर रहा है हाफ एम स्क्वायर माइनस शुरू में क्या काइनेटिक एनर्जी था 0। पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, शुरू में कितना था अब कितना बचा है। तो हम क्या कहेंगे हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, शुरू में क्या पोटेंशियल एनर्जी था, कोई भी पॉइंट को रेफरेंस ले सकते हैं, इसका कोई नहीं था पोटेंशियल एनर्जी, ए बी का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था, इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी था, कितना माइनस इसका मास जी, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हाइट कहाँ हो तो नीचे था, कितना नीचे L/4, सो इट इज L/4। क्यों माइनस लिए, क्योंकि इट वाज बिलो द रेफरेंस। माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसका, ये पूरे का मतलब मास माइनस एम जी ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना नीचे है, L नीचे है, सॉरी L/2 नीचे है, ये डिस्टेंस है L/2, रेफरेंस से L/2 नीचे आ गया है। तो m अननोन क्वांटिटी था, वो तो गया दोनों तरफ से, मिला v²/2 इज इक्वल टू GL/2 माइनस GL/8, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 3GL/4। तो v का वैल्यू क्या आया √3GL/2, वेलोसिटी विल बी √3GL/2। मैथमेटिकल पार्ट आप जल्दी जल्दी करके जंप कर सकते हो। मैं पहले 2 को कैंसिल कर दिया, ये 2 ये कट गया, ये हो गया 4, GL माइनस GL/4 हो गया 3GL/4, उसका रूट ओवर √3GL/2। और √3GL पूरा का बाय 2। वेल, मेरे ख्याल से समझने में कोई दिक्कत नहीं आया होगा इसको। जब ये 3 मीटर चढ़ा, when 2 kg
rises 3 meter, 6 the 6 kg falls। जब ये 3 मीटर चढ़ेगा तब ये कितना नीचे आएगा? 6 मीटर। यस, क्योंकि ये 2 फोल्ड हुआ है, ये 3 मीटर घट जाएगा, ये भी 3 मीटर घट जाएगा, तो इधर को 6 मीटर निकल के आ जाएगा। नाउ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, और क्या होगा? फॉल्स 6 मीटर। लेट वेलोसिटी ऑफ 2 kg is v, then velocity of 6 kg will be 2v, क्योंकि ये जितने में जाएगा ये डबल में जाएगा। ये समझ में आना चाहिए कि 6 kg का वेलोसिटी 2v होगा जब इसका वेलोसिटी v होगा। अच्छा, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका कुछ गेन हुआ, कितना? हाफ 2v स्क्वायर। इसका भी गेन हुआ है, कितना? हाफ 6 2v का स्क्वायर। लॉस, इसका कितना लॉस हुआ? ये नीचे आया है 6 मीटर, सो mgh 6g6 लॉस लिख रहे हैं हम लोग। प्लस इसका कितना लॉस हुआ? इसका तो लॉस नहीं हुआ है, गेन हुआ है, कितना? 2g3। लॉस कितना हुआ है? माइनस ऑफ 2g3। गेन हुआ है 2g3, हम लोग लिख रहे हैं लॉस। लॉस कितना होगा? माइनस 2g3। इसका लॉस हुआ माइनस 2g3, इसका लॉस हुआ 6g6। सिंपलीफाई करिए, ठीक है ना? ये v स्क्वायर, ये हो गया 24/2 12, 13v स्क्वायर इज इक्वल टू 36g माइनस 6g इज 30g। तो v का वैल्यू क्या आ गया? 30g/13 का रूट ओवर। आपको इन क्वेश्चंस में कोई डिफिकल्टी नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि सिंपल है। Let us see the solution of question number 6। ऐसा कुछ अरेंजमेंट रखा है, बोला है कि जब तक ये 4 kg नीचे जाएगा 1 मीटर 1 मीटर, बताओ इसका 4 kg का वेलोसिटी क्या होगा? अगर 4 kg का वेलोसिटी v होगा तो इसका भी तो v ही होगा, इसका भी तो v ही होगा, है ना? तो हम कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी must be equal to loss in potential energy। गेन इन काइनेटिक एनर्जी किसका हुआ? इसका हुआ, इसका हुआ, सबका हुआ। इसका अगर v है तो हाफ 4v स्क्वायर हुआ गेन, इसका हाफ 3v स्क्वायर हुआ, इसका हाफ 2v स्क्वायर, क्योंकि पहले नहीं था इनके पास काइनेटिक एनर्जी, अब कुछ कुछ है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी 4 kg का कितना हुआ? 4g नीचे आया है 4g1। 3 kg का वो तो सीधा जा रहा था, कोई लॉस नहीं हुआ। अच्छा, बाकी 2 kg का कितना लॉस हुआ? लॉस नहीं, गेन हुआ है, कितना? 2g1, लेकिन हम लिख रहे हैं लॉस, तो क्या लिखेंगे? माइनस 2g1। सो दिस ऑल कम आउट टू बी समथिंग लाइक 9v square/2, that is equal to 20 और v is रूट ओवर ऑफ 40/9। पहला आंसर करेक्ट है। सेकेंड केस में पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हियर विद एट एन एंगल थीटा विद काइनेटिक एनर्जी k। बोल रहा है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी मालूम है आपको। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो को u कहेंगे, हियर हाफ mu स्क्वायर इज इक्वल टू k, यह हमें दिया गया है। एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज u cos थीटा, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mu स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा
लेकिन हाफ में म्यू स्क्वायर क्या है, के है, सो इट इज के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सो के एट ए, इस पॉइंट को ए कहो, इस पॉइंट को बी कहो, के एट ए प्लस पी एट ए मस्ट बी इक्वल टू के एट बी प्लस पी एट बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोला है, मतलब ग्राउंड को रेफरेंस ले लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ए था 0, काइनेटिक एनर्जी था के, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के cos स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू के माइनस के cos स्क्वायर थीटा इज के sin स्क्वायर थीटा, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज के sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन फिगर शोन फाइंड यू, कोई ब्लॉक को यू वेलोसिटी में फेंका गया है, फॉर विच इट मूव्स ए कंप्लीट मोशन through the hollow sphere, स्फीयर का ऊपर वाला ढक्कन खुला है और क्या एंगल कर रहा है, चलो मानते हैं 60 डिग्री है। देयर इज an opening at top of sphere is shown। डाटा में क्या दिया गया है, R दिया गया है, कितना जोर से फेंकेंगे कि घूम के आ जाएगा, पूरा घूम के आ जाएगा। चलिए पहले देखते हैं, ये जब चढ़ेगा ऊपर इसका वेलोसिटी तो घटेगा, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, तो जब यहां पर आके पहुंचेगा कुछ एक वेलोसिटी में फेंका जाएगा, फेंका जाने के बाद वो तो हवा में उछल गया, इट इज नाउ ए प्रोजेक्टाइल मोशन, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है। वो अगर आके एग्जैक्टली यहां पे गिरेगा तो फिर क्या होगा, फिर से घूम जाएगा, फिर से घूम जाएगा। अगर ये आर है, ये आर है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज क्या है, ये भी तो आर है, ये समझ में आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, व्हाट शुड बी वेलोसिटी एट ए, लेट v इज वेलोसिटी एट ए। क्या हमें ये एंगल मालूम है, हाँ मालूम है, क्योंकि ये 60 है, आर है तो ये भी 60 है, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। A to B is a projectile motion। अच्छा, A to B is a projectile motion of horizontal range R। फिगर से पता चल रहा है। हाँ, अगर ये बात है तो फिर हॉरिजॉन्टल रेंज का क्या फॉर्मूला है, कोई चीज को v वेलोसिटी में फेंका गया है 30 एंगल में,
v square sin 2 into 30 by g is equal to r। ठीक है, sin 60 is root 3 by 2, so v square is equal to rg sin 60 is root 3 by 2, 2rg by root 3। पता चल गया? v square is 2rg by root 3। चलो इस पॉइंट को O कहते हैं। O to A मोशन, पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है कि लॉस हुआ है? पोटेंशियल एनर्जी गेन हुआ है, ऊपर गया है। काइनेटिक एनर्जी लॉस हुआ है, तो हम कहेंगे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ? फेंके थे हाफ एम यू स्क्वायर में, पहुंचा तो हाफ एम यू स्क्वायर है, तो हम कहेंगे हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। इतने में फेंके थे, इतना है। बाकी पोटेंशियल एनर्जी गेन हो गया कितना? एम जी इंटू एच। कितना ऊपर गया है ये? एच ऊपर गया है। एच क्या है यहां पर? व्हाट इज एच? एच इज आर प्लस ये ना आर क्रॉस 30, r plus r cos 30, that is r into 1 plus root 3 by 2। भी आपको मालूम है, m अननोन था गया, तो u स्क्वायर कितना हुआ? इट इज 2gh प्लस v स्क्वायर। 2gh कितना है? 2g r इंटू 1 प्लस रूट 3 बाई 2 प्लस v स्क्वायर। v स्क्वायर 2g r बाई रूट 3, दोनों में से 2g r कॉमन जाएगा। अब आप सिंप्लीफाई करके u का वैल्यू निकाल सकते हो। एक बार u स्क्वायर मिल गया, u कैन बी फाउंड। तो ये हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर? अंडरस्टैंडिंग सर। हाँ, यस यस। दिया है कि कोई 2 kg का मास ये रेज के ऊपर फिसलने लगा, जब नीचे आके पहुंचेगा तब उसका वेलोसिटी क्या होगा? यू मस्ट बी एबल टू विजुअलाइज फर्स्ट। क्या निकालने के लिए दिया है भूल जाओ, सोचो कि क्या होगा। क्या होगा जब ये फिसल के नीचे आएगा? यहाँ पे क्या सिर्फ 2 kg चल रहा होगा कि 5 kg भी चल रहा होगा? क्योंकि रास्ता भर 2 kg ने 5 kg के ऊपर ऐसा फोर्स लगाया जिसका एक कंपोनेंट ऐसे भी था, तो ये 5 kg को फिसलाने में नहीं लगेगा। दूसरा सोच, अगर पूरे को सिस्टम मान लेते हैं, कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विल मूव बट वर्टिकली। मतलब अगर m1 इधर को x1 चला गया, m2 इधर को x2 जाएगा, मतलब ये मूव करेगा। तीसरा हुआ, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, वर्टिकल फोर्स है, वेट तो है, सो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। होने से हॉरिजॉन्टल मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। फाइनली अगर 2 kg इधर कुछ मोमेंटम में जा रहा है, तो ये भी कुछ मोमेंटम इधर जा रहा होगा। सारा मोमेंटम मॉट बी इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली तो रेस्ट में था, मोमेंटम 0। तो क्या कहेंगे? एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स acts on the system, there will be no change in horizontal momentum। horizontal momentum कांस्टेंट रहेगा,
क्यों? क्योंकि फोर्स आने से मोमेंटम बदलता है और न्यूटन जी ने बोले थे क्या, जिस डायरेक्शन में फोर्स आएगा उसी डायरेक्शन में बदलेगा। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टली क्यों बदलेगा, है ना। तो इसका मतलब हुआ शुरू में ये हाल कुछ ऐसा था, बाद में ये हाल कुछ ऐसा है। ये ग्राउंड पे चलने लगा है कुछ वेलोसिटी में, और शुरू में मोमेंटम क्या था, शुरू में मोमेंटम हुआ जीरो, शुरू में मोमेंटम हुआ जीरो। तो फाइनली ऑल्सो मोमेंटम हैज टू बी जीरो, मतलब ये इधर कुछ जा रहा होगा v डैश वेलोसिटी में। एज इनिशियल हॉरिजॉन्टल मोमेंटम is zero, therefore final horizontal momentum will be zero। अच्छा ठीक है, मतलब इसका अगर इधर को मोमेंटम p होगा, इसका मोमेंटम p होगा। ब्लॉक एंड वेज will have equal and opposite momentum। P, इसका भी P होगा तो इसका भी P होगा, तो नेट मोमेंटम जीरो हो जाएगा। अच्छा तो ठीक है, तो कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। कितना काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ? अरे शुरू में तो सब कुछ रेस्ट में था, अब ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? p स्क्वायर बाय 2 इंटू इसका मास, कितना मास है 5 kg, इसका p स्क्वायर बाय 2 इंटू इसका मास कितना है 2 kg। दैट इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। बस ये जहां था वही है, यही नीचे आ गया है 4 मीटर, है ना। तो कितना लॉस हो गया सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी? 2g4। सो इसमें से हम P पता कर सकते हैं। एक बार P पता चल गया तो V पता कर सकते हैं। कैसे? P/2, क्योंकि ये 2V इक्वल टू P है। सो V भी हम लोग पता कर सकते हैं। सब कुछ मेरा करने की कोई जरूरत नहीं है। P was the only unknown quantity। क्या सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Neglect friction at all contacts। हर जगह फ्रिक्शन को इग्नोर करो। ये 9m है, ये m है। The block thrown from A rises up to B। Find H, find H कितना ऊपर तक चढ़ेगा। जैसे ही हम ये ब्लॉक को ए से फेंके, ये चढ़ने लगा। रास्ते में ये ब्लॉक इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, दिए जा रहा था, है ना। अब यहां पर भी तो इसके साथ कांटेक्ट में है, नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। सो बिकॉज ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ ऑल द नॉर्मल रिएक्शंस ऑन द वे, ये 9m भी मूव करने लगेगा और ये इसके साथ कांटेक्ट में है और ये मूव कर रहा है। मतलब
इसका इधर का वेलोसिटी और इसका इधर का वेलोसिटी बराबर नहीं तो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे कैसे? तो क्या होगा, जब ये आके बी में पहुंचा, कौन? ब्लॉक यहां पर पहुंच चुका है और ये दोनों चल रहे हैं कुछ वेलोसिटी v डैश में, ये भी और ये भी। वेलोसिटी ऑफ b एट द हाईएस्ट पॉइंट इज नॉट जीरो। तो फिर क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे? हम अगर पूरे को सिस्टम मान लेंगे, कोई एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स तो आया नहीं, मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व। ओ ये बात है। तो हम कहेंगे एज नो एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स x, एज नो एक्सटर्नल horizontal force x, delta px will be zero, there will be no change in horizontal momentum। मतलब शुरू में जितना था बाद में उतना ही होगा, मतलब बाद में ये भी जा रहा है इधर को, ये भी जा रहा है इधर को। m v डैश 9m v डैश, मतलब v डैश विल बी u by 10। ठीक है, मोमेंटम तो वही रहेगा, लेकिन v डैश नहीं पूछा गया था, पूछा गया था कुछ दूसरा। क्या? व्हाट इज द हाइट? ओ ऐसा है, तो हम कहेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। ये तो ब्लॉक नीचे ही जा रहा है, इसका कोई गेन पोटेंशियल नहीं हुआ, लेकिन ये चढ़ा कितना h, तो कहेंगे mgh लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब शुरू में कितना था, बाद में कितना है। सर लॉस हुआ कैसे पता चला? अरे मोमेंटम बराबर रहा, अब मास दोनों मिलके चल रहे हैं, मास बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी होता है p स्क्वायर बाय 2m, m बढ़ गया p से में, तो काइनेटिक एनर्जी घट गया। अच्छा, तो शुरू में क्या था? p स्क्वायर बाई 2m। अब भी मोमेंटम वही है, हाई पॉइंट में है, मतलब इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो है, v डबल डैश इज जीरो। नहीं तो और भी ऊपर जाता, यहां तक आया, मतलब यहां पर ये वेलोसिटी जीरो है। तो टोटल मोमेंटम क्या है? ये पूरा का मोमेंटम कितना जो था वही। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कितना है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनली p स्क्वायर बाई 2 इंटू इसका m, इसका 9m 10m। ओ अब इसमें से हम m निकाल सकते हैं, m तो दिया हुआ है, हम क्या निकालना चाहते थे? h। हाँ h निकल जाएगा, जबकि p का वैल्यू क्या है? p क्या है? मोमेंटम, जो शुरू में कि बाद में, अरे दोनों बार कितना है? mu, p का वैल्यू डालो mu, if you substitute p is equal to mu, simplify, what is unknown? h can be found। मैं पूरा नहीं करने वाला, इतना तो आप लोग करोगे। p के जगह mu डालो, सिंप्लीफाई करो, और h अननोन है, h निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर। स्मॉल m was given a large velocity, neglect friction at all points, can aim reach the point A on capital M again। तो मैं ये न्यूमेरिकल को थ्योरी टाइप का बना दिया।
क्योंकि इसके अंदर एक सोच है, वो सोच आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। धीरे से फेंकेंगे, जाएगा, दोनों मिलके चलेंगे, फिर वापस आएगा, ठीक है। लार्ज वेलोसिटी में फेंका गया है, इतना जोर से फेंके कि निकल गया। क्या ये ए पॉइंट पे दोबारा आ सकता है? आपको सोचना है, क्या ये ए पॉइंट में दोबारा आ सकता है? आपको सोचना है। चलिए क्वेश्चन को हम अभी करते हैं, थोड़ा फिगर को छोटा करके ड्रॉ करते हैं। समझ में आ गया? चलिए, पूछा है क्या, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये हुआ हमारा विच, ठीक है। ये हो गया पॉइंट ए, इसका कुछ मास m है, इसका कुछ m है। u में फेंके, जब इसको हम u में फेंके तो गया वो, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ठीक है। हम तो u में फेंकने वाले में हैं। क्या होगा? जोर से फेंके, चढ़ेगा। जब वो आके यहां पे पहुंचेगा, जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा, कहाँ पे? एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वेज, यहाँ पे पहुंचेगा। क्योंकि काफी जोर से फेंके थे तो ऑब्वियसली यहाँ पर वो रुकेगा नहीं और भी ऊपर जाने की कोशिश करेगा, मतलब इसके पास कुछ v डैश वेलोसिटी तो होगा। साथ साथ ये और ये दोनों चल रहे होंगे v डबल डैश में। समझ में आया? तो हम कहेंगे ये ब्लॉक जब इसको छोड़ेगा, तीसरा फिगर, ये फिगर से ये फिगर हुआ, तीसरा फिगर, जब ब्लॉक वेज को छोड़ेगा, जब ब्लॉक वेज को छोड़ेगा, वेज के पास होगा v डबल डैश और ब्लॉक के पास v डबल डैश एंड v डैश। दो वेलोसिटी होने के कारण ये कुछ ऐसा जाएगा। जब वो आके ऐसे आके इधर गिरने की कोशिश करेगा, मान लो ये t सेकेंड लिया, t सेकेंड में ये कितना दूर जाएगा? v डबल डैश इंटू टी, horizontal velocity to time, there is no horizontal acceleration in total motion। ये कितना दूर गया होगा? ये भी गया होगा v डबल डैश इंटू टी। मतलब जब ये ब्लॉक आके यहाँ पे पहुंचेगा, तब ये वे जाके यहाँ पे पहुंच गया होगा फिर से, क्योंकि दोनों बराबर वेलोसिटी में जा रहे हैं। अब ये ब्लॉक गिरा यहाँ पे और go back through point A, it will go back through point A। आपको ये सारा चीज ऐसे ऐसे समझ में आना चाहिए। It will again pass through point A। तो क्या लिखेंगे? yes, block again reaches point A। ये फिर से पॉइंट ए में आएगा। और जानते हो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज क्या है? अगर ये दोनों मास बराबर होंगे, दोनों मास अगर बराबर होंगे तो जब ये ब्लॉक यहाँ पे आएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक कोलिजन, तब देखेंगे। फिलहाल तो आएगा और आके ये फिर से अपना रास्ता रिपीट करेगा। ठीक है, दिया गया है एक रोप ऐसे झूलना है, टोटल लेंथ L है, मतलब ये L/2 when right end was slightly pulled, थोड़ा सा खींच दिए,
slightly pulled, and set free. इधर को थोड़ा सा खींच लिया और छोड़ दिया, तो अब इधर ज्यादा हो गया, धीरे धीरे ये फिसलने लगेगा. The rope starts moving. Find velocity of rope when the distance between the two ends become x. Distance between the two ends become x. थोड़ा सा खींच के छोड़ दिए, ये रोप चलने लगा. जब दोनों एंड के बीच में डिस्टेंस x हो जाएगा, तब बताओ रोप का वेलोसिटी क्या होगा. मतलब फाइनल फिगर कुछ इस किस्म का रहेगा. यही तो सोचना है. ठीक है, कोशिश जारी रखिए. क्या दिया, ये रोप जो है सही सलामत था. आपने एक एंड को थोड़ा सा खींच लिए, फिर छोड़ दी, इधर ज्यादा हो गया, इधर कम हो गया, तो धीरे धीरे चलने लगा. जब दोनों एंड के बीच में डिस्टेंस हो गया x, पूछा है इसका वेलोसिटी क्या होगा. इन द मीनवाइल हुआ क्या है, ये ऊपर गया है x/2 और ये नीचे आया है x/2. ठीक है, मतलब ये वाला हिस्सा गायब होके यहां पे आ गया है. ये समझने वाली बात है. तो हम क्या कहेंगे, x/2 लेंथ का जो मास है, ये मास निकल के यहां पर आ गया है, यहां पे आ गया है. ठीक है ना. अब ये मास यहां से यहां पर आएगा, तो कितना पोटेंशियल एनर्जी कर लाएगा, जितना इसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया. कितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां तक आ गया है. कितना नीचे आया है, x/2. देख लो मैजिक. लेट m इज टोटल मास, स्मॉल m मास ऑफ, तो स्मॉल m क्या हो जाएगा, ये x/2 का मास पर यूनिट लेंथ. पूरा लेंथ l था, और ये लेंथ x/2 था. ये हो गया मास ऑफ दिस. ये मास कितना नीचे आया है, x/2. इसका सेंटर ऑफ मास यहां से यहां पर है. बाकी तो रस्सी जहां पे था वही है. ये जोन में रस्सी था, यहां तक है, खाली यही पार्ट गायब हो गया, यही पार्ट एक्स्ट्रा है. इट अपीयर्स एज इफ ये निकल के यहां पे आ गया है. बाकी तो जहां जहां रस्सी था वही वही पड़ा है. तो आप क्या कहोगे, गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. m का लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, mg x/2, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास x/2 नीचे आया है. ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी. दैट मस्ट बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. शुरू में तो कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, अब ये पूरा का पूरा मास v वेलोसिटी में जाने लगा है, तब उसका वेलोसिटी v है. m का वैल्यू क्या था, mx/12. सो mg x²/4l इज इक्वल टू हाफ m v². m हम लोग एज्यूम किए थे और वो कैंसिल हो गया.
क्योंकि स्मॉल m का वैल्यू ये है। तो क्या मिला इसमें से, v इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाय 12, बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई 12 का रूट ओवर the velocity of the chain will be this। किसी को दोबारा चाहिए तो दोबारा बताएंगे, 3 बार चाहिए 3 बार बताएंगे। जितने बार कहोगे उतने बार बताएंगे, लेकिन समझ में आना जरूरी है। दोबारा बता देंगे। अरे क्यों नहीं बताएंगे। चलिए मैं एब्सेंट फोटो भी इसको मिटाता हूं। जब ये दोनों एंड के बीच में डिस्टेंस x हो जाएगा, तब ये गया होगा ऊपर x/2 और ये आया होगा नीचे x/2। तो यहां पर एक एंड होगा, यहां पर एक एंड होगा, डिस्टेंस दोनों एंड में हो गया x। देखो ये सब जोन में रस्सी था पहले, अब भी है, बस ये वाला पार्ट गायब हो गया है और ये एक्स्ट्रा जुड़ गया है। तो सोचो कि ये पार्ट को यहां से निकाल के यहां पे ले आए, ये पार्ट को यहां से निकाल के यहां पे ले आए तो सेकंड केस बन गया हमारा। जब इसको यहां से निकाल के यहां पर ले आएंगे, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां से यहां पर आया। क्या है ये डिस्टेंस, अगेन x/2। इसका मास क्या था, m/l, लेंथ क्या था x/2। कितना नीचे आया, mgh, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज mx/12 इंटू g। कितना नीचे आया, यहां से यहां पर फिर से h/2। सो इट इज mgh²/4l, mgh²/4l, and that has become the gain in kinetic energy। अब समझ में आ गया होगा।